अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी के बारे में। इसमें हमारे पास जो डिजीज़ हैं, एक एज़मा है, एक COPD है और एक कफ है। तो पहले हम बात करेंगे एज़मा की। एज़मा में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एज़मा की, उसके बाद उसके सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के आगे क्लासिफिकेशन और हर ड्रग की जो है हम डिटेल जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एज़मा है, हमें ये पता होना चाहिए कि एज़मा हम कहते किसको हैं। तो एज़मा बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा में ये पूछी जाएगी। तो एज़मा इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर या डिजीज़। अब इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन तो हो गई, इसके नाम से पता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हुई? एयरवेज की। हमारा जो एयरवेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना। और इसके अंदर होगा क्या? दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। एक इसमें होगी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक इसमें क्या है? इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, किसकी? एयरवेज की। और इसमें क्या हो रहा है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखें, जब एयरवेज जो हैं ये इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। इसके अलावा कफ आएगी। कफ के अलावा जो चेस्ट है वहाँ पे टाइटनेस हो जाएगी, चेस्ट टाइट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होंगे। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो रैपिड हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन जो है ये रैपिड हो गई। तो ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है एज़मा की। अगर आपको वाइवा में पूछी जाए तो आपने यही बताना है कि एज़मा इज़ डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन which refers to shortness of breath, cough, chest tightness, wheezing and rapid respiration। तो ये हमारे पास क्या है? एज़मा है। अब एज़मा की अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो दो मेन चीज़ें हैं। एज़मा जो है किस वजह से होता है? तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, या क्या होगी? ब्रोंक्यूल्स के अंदर या एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब इन दो वजहों से क्या हो गया? एज़मा होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किस वजह से हो रही है? किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से एज़मा हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है? एडीमा की वजह से। अब एडीमा किस वजह से हो रहा है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, एयरवेज जो है, वहाँ पे होते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो हैं, अगर इनके अंदर हाइपरप्लेजिया हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? एडीमा हो जाएगा, और उस एडीमा की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से एज़मा हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है। अच्छा, इसमें होता ये है कि यहाँ पे एक होता है फॉर एग्जांपल एक मास्ट सेल, ठीक है। अब इसके ऊपर होते हैं हमारे पास IgE एंटीबॉडीज़। अब एक पेशेंट जो है वो एस्थमेटिक है, उसको क्या हुआ है कि किसी केमिकल से या किसी एलर्जन से एलर्जी होगी। तो जब वो एलर्जन आएगा, इसके साथ जो है वो बाइंड करेगा, ये IgE जो है ये सिग्नल पास करेगा इस मास्ट सेल को। ये मास्ट सेल जो है ये रप्चर हो जाएगा, और जब ये रप्चर हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये कौन से हैं? हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन्स। तो ये जो हैं ये रिलीज़ होंगे। जब ये रिलीज़ होंगे तो ये जो है बेसिकली क्या करेंगे? एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पे हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से एज़मा का अटैक होगा। अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की,
तो ट्रीटमेंट में अब हमने क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक तो हमने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म करना है, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म करके क्या करना है, ब्रोंको डायलेशन करवानी है। ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा क्या है, इन्फ्लेमेशन जो है उसको ख़त्म करना है। इन्फ्लेमेशन हुई है उसको हमने रिवर्स करना है। तो ये दो काम हम करेंगे। जितनी भी हम ड्रग्स यूज़ करेंगे इसके अंदर, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली हम एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ब्रोंको डायलेशन करवा रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करके इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करवा रहे हैं। तो ये हम काम करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर। ओके, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम पहले क्या कर सकते हैं, वो सब्सटेंसेस दे सकते हैं जो कि ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। तो ब्रोंको डायलेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रोंको डायलेटर्स कौन कौन से हैं, देखो, हम जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहाँ पे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स पढ़ी थी। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स जो हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स देखें, वो ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाती हैं। और ख़ास तौर पे हमारा जो लंग्स हैं वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 2। तो बीटा 2 की एक्टिविटी को अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रेस्पिरेशन जो है वो ईजीली हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या करना है, ब्रोंको डायलेशन करवानी है। फिर इसके अलावा हम ब्रोंको डायलेटर्स में क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, मिथाइलजेंथीन्स। मिथाइलजेंथीन्स का आगे चल के हम जो है मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से ये ब्रोंको डायलेशन करवाती है। ये बेसिकली आप इसको सिंपल सा याद अगर रख लें अभी, तो ये है कि ये CAMP के लेवल्स को इंक्रीज़ करवाती है, जिससे ब्रोंको डायलेशन होती है। अब कैसे करवाती है ये आगे चल के हम इसके फर्दर मैकेनिज्म में बात करते हैं। अब दो चीज़ें होगी ब्रोंको डायलेटर्स में, सिम्पैथोमाइमेटिक, मिथाइलजेंथीन्स, और एक और चीज़ इसमें हम यूज़ करते हैं वो होती है एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। अब एंटी मस्करिनिक, जब भी मस्करिनिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। हम क्या कर रहे हैं, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। तो ये तीन मेन क्लासेस हैं जो कि ब्रोंको डायलेटर्स में आएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो है, फिर हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी, अब देखें, इन्फ्लेमेशन हुई है अगर, तो इसमें मेन जो हमारे पास होते हैं वो है ड्रग्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करेंगे, इनका मैकेनिज्म क्या है ये आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता दूँ, ये हम इन्हेलेशनल भी दे सकते हैं और सिस्टेमिक वे से भी दे सकते हैं। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, अगर किसी को कम इन्फेक्शन है तो हम इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो देखें, यहाँ पे हमने बात की कि ये जो मास्ट सेल हैं जब ये रप्चर होते हैं तो इनके अंदर से ये मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं इनको इनहिबिट कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, ये जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं इनको हम, इनका जो इफ़ेक्ट है उसको हम मास्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी आ जाएंगी क्लासिफिकेशन। तो थर्ड क्लास जो हमारे पास है वो बेसिकली ये है हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब इनको आगे फर्दर हम देखेंगे कि ये क्या है। फोर्थ हमारे पास क्या है, IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। हम IgE जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके जो इफ़ेक्ट है उसको मास्क कर सकते हैं। फिर जो फिफ्थ हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, ये जो मीडिएटर्स हैं, ख़ास तौर पे ल्यूकोट्राइन्स हैं, इनको हम इनहिबिट कर सकते हैं। या तो इनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे, या हम क्या करेंगे, इनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। अब वन बाय वन हम देखते हैं इन सारी ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स की। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट। अब ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, इसको हम फर्दर जो है ना क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और कुछ होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो ये इनके निमोनिक्स हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इनमें आपको एग्जांपल अगर पूछी जाए तो जो शॉर्ट एक्टिंग है इसमें हमारे पास एग्जांपल है सालब्यूटामोल। ठीक है, इसके अलावा आप फर्दर इसको देख सकते हैं, टर्ब्यूटालिन हो सकती है, सालब्यूटामोल है। और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो हमारे पास है फॉर्मोटिरोल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट की। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बीटा एगोनिस्ट हैं ये एज़मा में हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं, या इनका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे जो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं ये स्मूथ मसल जो हमारे एयरवेज के हैं
उनको रिलैक्स करती है। स्मूथ मसल्स ऑफ हमारे जो एयरवेज हैं वो रिलैक्स कैसे होंगे, CAMP के एक्टिवेट होने से। तो बेसिकली बीटा 2 एगोनिस्ट क्या कर रहे हैं, CAMP के जो एक्टिवेशन है उसको करवा रहे हैं, CAMP के लेवल्स को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा और पोटेशियम की कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब भी ये काम दोनों होंगे, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम होगी और पोटेशियम की कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, मायोसिन की जो लाइट चेन है उनकी फॉस्फोरिलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉस्फोरिलेशन डिक्रीज़ होने से भी हमारे ये जो एयरवे के स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है एयरवेज क्योंकि डायलेट हो जाएंगे, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, हम आसानी से सांस ले सकेंगे। फिर सेकंड हमारे पास जो ड्रग्स हैं ब्रोंको डायलेटर में वो मिथाइलजेंथीन्स हैं। अब ये जो मिथाइलजेंथीन्स है, अगर इसमें हम एग्जांपल देखें, ड्रग जो है वो हमारे पास होती है थियोफाइलिन, जो हम यूज़ करते हैं एस्थमा के पेशेंट में। अब थियोफाइलिन जो है ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम, इसके 2-3 मैकेनिज्म है, आपको सारे याद रखने हैं। सबसे पहला काम ये करती है कि ये एक एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्टरेज टाइप 4। फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 जो है इसको इनहिबिट कर देती है। फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 जब इनहिबिट हो जाती है तो उससे क्या होता है, साइटोकाइंस की जो माइग्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखें, जब भी इन्फ्लेमेशन हुई, ये फॉर एग्जांपल हमारा एयरवे है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई तो होता यह है कि हमारे साइटोकाइंस जो है वो मूव करके यहाँ पे आने लग जाते हैं। ठीक है, जब वो यहाँ पे आते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस साइटोकाइंस की माइग्रेशन को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, मिथाइलजेंथीन्स यूज़ करके। वो क्या करेंगी, फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 को इनहिबिट कर देंगे, साइटोकाइंस की माइग्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एस्थमा जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा काम ये क्या करती है, फॉस्फोडाइएस्टरेज टाइप 3 को इनहिबिट करती हैं ये ड्रग्स। फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 जब इनहिबिट होगा तो उससे क्या होगा, CAMP के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और CAMP के लेवल जब भी इंक्रीज होंगे स्मूथ मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। तीसरा काम जो करती हैं हमारी मिथाइलजेंथीन्स वो ये है कि ये एडिनोसिन एंटेगोनिस्ट हैं, एडिनोसिन एंटेगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेंगी। अब एडिनोसिन एंटेगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करके ये करेंगी क्या, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगी, ठीक है, और इसके साथ साथ हिस्टामीन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगी। हिस्टामीन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है जो कंस्ट्रिक्शन है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास हमारे पास ब्रोंको डायलेटर है, उसमें हमारे पास होते हैं एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। अब एंटी मस्करिनिक ड्रग्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है इप्राट्रोपियम। अब इप्राट्रोपियम कैसे काम करती है, ये बेसिकली स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करती है। देखें, एसिटाइलकोलिन जब भी सेल के अंदर जाता है, एसिटाइलकोलिन, तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम क्या कर रहे हैं, एंटी मस्करिनिक दे रहे हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को जाके इनहिबिट करेंगे, ठीक है, उसको बाइंड नहीं करने देंगे। जब ये बाइंड नहीं होगी तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है एयरवे की वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डायलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से एंटी मस्करिनिक ड्रग्स जो है ये काम करेंगी। अब हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रोंको डायलेटर्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात की, ये जो हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये टैकीकार्डिया करती हैं, ठीक है, ये हमारा जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा इनका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि ये हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका ट्रीमर करवा सकते हैं, ठीक है, ट्रेमर करवा सकते हैं। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये डोज डिपेंडेंट है। अगर डोज बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से स्केलेटल मसल्स के ट्रेमर्स हो सकते हैं। फिर मिथाइलजेंथीन्स की हमने बात की। मिथाइलजेंथीन के मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो ये एरिथमियास करवा सकते हैं, ठीक है, एरिथमियास क्या होते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, और दूसरा हमारे पास सीजर्स हैं, ये सीजर्स भी करवा सकती हैं, ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हमारे पास जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं
या एंटी मस्करीनिक ड्रग्स हैं इप्राट्रोपियम, ये क्या कर सकती है, इनके साइड इफेक्ट्स होंगे एट्रोपिन के तरह के। ड्राई माउथ करवा सकती हैं ये ड्रग, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे मुंह का टेस्ट है उसको बिटर टेस्ट कर सकती हैं, बिटर हो सकता है वो जायका जो है। तो ये हमारे मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जितनी भी हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली क्लास जो है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की, कि उनका मैकेनिज्म क्या है और वो किस तरह से काम करती हैं। ओके, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड में अगर हम एग्जांपल देखें कि कौन सी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, तो बिक्लोमेथासोन एक ड्रग है, ठीक है। ये आप ऑब्वियसली जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे उसमें भी आपके पास आ जाएगा। दूसरा, जब भी आप इनका मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसके साथ आप इसकी एग्जांपल दे के बता सकते हैं कि कौन सी ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो ये करते क्या हैं कि ये जो इन्फ्लेमेशन की कैस्केड है, पाथवे है, इन्फ्लेमेशन का जो कैस्केड है, जिस पाथवे के थ्रू इन्फ्लेमेशन होती है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं ये इस पाथवे को सुप्रेस कर देता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। अब एक बात आपने याद रखनी है कि इन्फ्लेमेशन कम होगी लेकिन एस्थमा को ये क्योर नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। और साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, हमारे पास इसके बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, लेकिन अगर बहुत मेन हम बात करें तो एक इसमें मेन जो हमारे पास आता है वो हॉर्सनेस है। हॉर्सनेस होता है कि आवाज़ जो है ना उस इंसान की, उस पेशेंट की जो ये ड्रग यूज़ करेगा वो बहुत भारी हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकता है। इसके अलावा ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस करवा सकती हैं। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अस्थमा के पेशेंट में अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो हॉर्सनेस है और ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ये ड्रग्स करवाएंगी। इसके बाद हम जो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास क्या था, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइज़र जो है, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है ड्रग की, एक होती है हमारे पास क्रोमोलिन और एक है नीडोक्रोमिल। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि कैसे ये ड्रग्स काम करती हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र्स। देखें, ये एक मास्ट सेल है। मास्ट सेल जो है जब इसने रप्चर होना है तो इसके अंदर से क्या होना है, रिलीज हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्होंने इन्फ्लेमेशन करवानी है। तो हम क्या करते हैं, क्रोमोलिन और नीडोक्रोमिल देते हैं, ये जाके इस मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देते हैं। जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसकी वजह से ये जो इसका रप्चर है ये नहीं होगा। जब ये रप्चर नहीं होंगे तो हिस्टामीन और ल्यूकोट्राइन जो हैं ये रिलीज़ नहीं होंगे। जब ये मीडिएटर रिलीज़ नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं मास्ट सेल स्टेबलाइज़र के, तो आपने इनमें कुछ मेजर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक तो बिटर टेस्ट है इनका, दूसरा ये हमारा फेरेंक्स और लेरेंक्स जो हैं उनमें इरिटेशन करवा देती हैं, ठीक है। तो ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं नीडोक्रोमिल और क्रोमोलिन के। इसके बाद हमारे पास होते हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट्स और ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब इनमें एक तो हम ये बात करते हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी हैं और साथ में हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से हमारी ये ड्रग्स जो हैं ये एक्ट करके एस्थमा को ट्रीट कर सकती हैं। ओके, ये हमारे पास पाथवे है, ये हमारे पास है साइटोसोल, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट होती है ल्यूकोट्राइन A4 में, ल्यूकोट्राइन B4 में और ल्यूकोट्राइन C4 में। अब ये जो ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे ये यहाँ से चले जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यहाँ पे ये आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो ल्यूकोट्राइन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स में। अब सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन जो है ये बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी एयरवे की,
ये सिस्टीन ल्यूकोट्राइन इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो रिसेप्टर्स हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर इसके ऊपर बाइंड करेगी, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और एस्थमा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं, या तो हम अरेकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। वो कैसे रोकेंगे, देखो ये जो कन्वर्जन हो रही है ना, अरेकिडोनिक एसिड है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है 5-लाइपोक्सीजिनेज, ठीक है, 5-लाइपोक्सीजिनेज। ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इस कन्वर्जन के लिए, हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ब्लॉक करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो होती है ज़ाइल्यूटिन। अब ये जो ज़ाइल्यूटिन हम यूज़ करेंगे, ये क्या करेगी, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन नहीं होगी और ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, एस्थमा ठीक हो जाएगा। अगर हम ये यूज़ नहीं करते तो हम क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस हो गया, सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन बनेंगे, इसने क्या करना है, इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना है। हम क्या करते हैं, इसके बाइंडिंग को रोक देते हैं। कैसे रोकेंगे, हमारे पास दो मेन ड्रग्स हैं, एक होती है मोंटेलुकास्ट और एक होती है ज़फ्रीलुकास्ट। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली हमारे पास होती हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करने देगी, जब बाइंड नहीं करेगी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी और उसकी वजह से एस्थमा ठीक हो जाएगा। तो ये हम ड्रग्स जो हैं ये यूज़ करके एस्थमा की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इनके अगर हम बात करें कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये जो ड्रग्स हैं मेनली ख़ासतौर पर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो हैं, मोंटेलुकास्ट, ये क्या करती है, लिवर एंजाइम जो हैं उनको इंक्रीज़ करवा देती है, ठीक है, लिवर एंजाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये इनका मेन साइड इफ़ेक्ट आ गया। और इसके बाद हमारे पास आखिरी जो इसमें क्लास है वो होती है एंटी IgE ब्लॉकर्स, ठीक है, मोनोक्लोनल या एंटी IgE एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ड्रग है वो होती है ओमालिजुमाब। अगर आप एग्जांपल की बात करें, ओमालिजुमाब ड्रग है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये करती क्या है, देखें यहाँ पे हमने कहा था कि मास्ट सेल है, उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन IgE होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर जो भी एलर्जन है, डस्ट पार्टिकल है, वो आके बाइंड करता है, ये सिग्नल भेजता है मास्ट सेल को, मास्ट सेल रप्चर होता है, उसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं जो कि एस्थमा कॉज करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये ड्रग यूज़ करके इस IgE के जो इफ़ेक्ट हैं उसको मास्क कर रहे हैं। मास्क कर देंगे जब इसके इफ़ेक्ट्स को, तो उससे क्या होगा, ये रप्चर नहीं होंगे, मीडिएटर्स रिलीज़ नहीं होंगे, कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन रहेगी और एस्थमा ठीक हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब भी हम एस्थमा की बात करेंगे इनको बहुत अच्छे से एक दफ़ा आपने देख लेना है। इसके अलावा कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अगर आप इसके अंदर ओमालिजुमाब का जो साइड इफ़ेक्ट है इसकी बात करना चाहें तो इसमें आप इसको बता सकते हैं कि स्किन को डिसकलर कर देती है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन हो सकती है इस ड्रग के यूज़ करने से। अब इसके बाद जो है एटलीस्ट जो एस्थमा है इसकी ट्रीटमेंट में कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो बात की है शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट की, तो इसका आपको ये पता होना चाहिए कि देखें, अगर किसी को एस्थमा है, एस्थमा या तो एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक होगा, ठीक है। एक्यूट का मतलब है कि फ़ौरन से उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और फ़ौरन से उसने ठीक होना है, तो उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को क्रोनिक एस्थमा है, लंबे अरसे से है, तो उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और इसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो हम यूज़ करते हैं एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे COPD और कफ की ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।